नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आपकी विचारधारा गलत है और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा। वहीं सीएम ने कहा कि बीजेपी पंजाब में और संघर्ष करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। पंजाब में अभी और हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में हम सफलतापूर्वक अपनी सरकार जो चला रहे हैं, आगे आगे इसका असर पंजाब में भी हमको देखने में जरूर मिल जाएगा। लेकिन तब तक पंजाब के हमारे कार्यकर्ता भी और जो सपोर्ट हमसे हो पाएगी हम भी करेंगे ताकि पंजाब में हम अपनी गति आगे बढ़ा पाए। लेकिन 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, तो ऐसे वर्ग, जिन वर्गों को सरकार की सहायता की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ऐसे वर्गों का काम करने से एक मैसेज आता है कि जनता की भलाई के अगर कोई विचारधारा, कोई पार्टी का काम करने का तरीका तो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस ने हमेशा नारे लगाए हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन नारों के आगे बढ़ करके उन्होंने कोई उसके लिए पद्धति दी हो, कोई उसके लिए प्रत्यक्ष काम दिया हो, कोई प्रोग्राम दिया हो, ऐसा कभी नहीं किया है। केवल नारों से नहीं बनता है, प्रत्यक्ष जमीन पर काम जब करते हैं उसका लाभ, यानी उसका जो जनता है उसका एक उसको रिकॉग्नाइज करती है। देखिए, कोई पार्टी 1 या 2 प्रदेशों में आती है तो उसको कोई ऐसा नहीं कह सकते कि विकल्प बन करके कोई देशव्यापी काम कर लिया है। ऐसे तो पहले भी होती रही है। आखिर कम्युनिस्ट भी कभी 2-3 प्रांतों में लगातार आते रहे हैं। इस प्रकार के उदाहरण और भी मिल सकते हैं कि 1 या 2 प्रदेशों में आए हैं। अब इनके पास 2 प्रदेश आए हैं, इसका अर्थ है नहीं है कि कोई राष्ट्रीय विकल्प यानी इस रूप में कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़े हो गए हैं। उपस्थिति इस नाते से राज्य में है नहीं है, तो भी कांग्रेस की उपस्थिति आम आदमी पार्टी से ज्यादा अभी भी है। अब वो उनका आपसी संघर्ष है, आपसी विचारधारा की लड़ाई में। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसको भी मैं बिल्कुल कतई ठीक नहीं मानता हूँ। वो देश हित में ये कभी भी नहीं है कि हम जनता को फ्री बीज दे करके, मुफ्त बांट करके और उनको जनता को नाकारा बना दें, उनको उद्यम करने की प्रेरणा ना दें, उनको हाथ पर हाथ रख करके वो बैठे, उनको खाली खिलाया जाए। ऐसा ये पद्धति ठीक नहीं है। बल्कि इस प्रकार के वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो एक स्थायी व्यवस्था बनती है, लंबे समय तक समाज को सुखी बनाने के लिए एक कारगर पद्धति है। तो इसलिए जनता इस बात को निश्चित रूप से समझेगी। आखिर केवल पंजाब में ही वो आ पाए, बाकी प्रदेश में, बाकी 4 प्रदेशों में कहाँ गई? हरियाणा में भी उन्होंने पहले प्रयत्न करके देख लिया, हरियाणा में कहाँ आए? सही है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और जिस प्रकार की रीति नीति एक राष्ट्रीय दल की बॉर्डर स्टेट में पड़ोसी देशों के साथ डील करने की होती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या मुझे भय लग रहा है कि कहीं ऐसी ना आ जाए, उसको टैकल ना कर पाए। क्योंकि पिछले दिनों में विचार के नाते से कई बार उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, वो टिप्पणियां बहुत घातक टिप्पणियां की हैं। अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े होने की जो उन्होंने अपनी मंशा दिखाई है, ये भी अपने आप में खतरनाक पहलू है। पंजाब को सुरक्षित रखने में जो प्रयत्न एक राष्ट्रीय दल कर सकता है वो कितना करेंगे भविष्य की बात है। हरियाणा हमेशा ही सजग है, चाहे पंजाब में या पड़ोसी प्रदेशों में किसी की भी सरकार आए, हम हमेशा सजग रहते हैं। कभी भी किसी एक पार्टी के आने से सजग नहीं रहते और दूसरी पार्टी के आने से सजग होंगे। अपने अपने प्रदेश में हर किसी को सजग रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, हाँ, जहां पड़ोसी धर्म को निभाने का विषय होता है और कहीं पूरे अंचल के विकास की बात आती है, तो सब सरकारों से मिलकर पहले भी चलते रहे हैं। ऐसा यानी एक प्रकार से सहयोग का समर्थन पड़ोसी प्रदेशों का जैसे होना चाहिए वैसे सबका रहेगा, वो हम भी रखेंगे। और दिल्ली में उनकी सरकार रही है तो इस चीज़ में कहीं उन्होंने भी कोई हमारे से दूरी बनाई, ऐसी नहीं है। प्रदूषण की लड़ाई के अंदर हम लोग इकट्ठे भी खड़े रहे हैं। तो ऐसे कुछ विषय हैं जिसके अंदर इकट्ठे रहना भी पड़ता है, पड़ोसी धर्म निभाना पड़ता है। क्योंकि चाहे सीएम हो चाहे सीएम नहीं हो, हर एक कैंडिडेट 1 या 2 सीटों पर लड़ते हैं। हाँ, 2 सीटों पर लड़ने वाला भी दोनों सीटों पर पीछे रह जाए, ये थोड़ा ज़्यादा चिंता की बात होती है। लेकिन एक ही सीट पर अगर कोई सीएम लड़ता है तो उसके लिए वो प्रदेश में पूरे में चुनाव नहीं लड़ रहा, किसी एक विधानसभा सीट में लड़ रहा है। तो एक विधानसभा सीट में कभी कभी ऐसा होता है, वोटर का मूड होता है, कोई दूसरा कैंडिडेट उनके मुकाबले में कौन आता है, जातिगत समीकरण कैसे बनते हैं। किसी एक सीट के चुनाव को प्रदेश के चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए।
अब उत्तराखंड में मान लो धामी जी हार गए, लेकिन सरकार तो फिर भी बीजेपी की बन रही है ना, मेजोरिटी बीजेपी की आई है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पिछड़ी, ऐसा नहीं है। धामी जी अगर एक चुनाव से हारे हैं, और बहुत ऐसे कई बार बड़े बड़े दिग्गज वो हार जाते हैं। फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की कश्मीरी पंडितों पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को 11 मार्च को देश भर में 700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। 1990 में कश्मीरी घाटी में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को बयां करती यह फिल्म दर्शकों को इतनी पसंद आ रही है कि फिल्म ने एक ही दिन में करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। अब हरियाणा सरकार ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में प्रदेश के सभी सिनेमाघरों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स को पूरे हरियाणा में 6 महीने तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। राज्य में दर्शक अब इस फिल्म को कम पैसों में ही देख पाएंगे और कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझ पाएंगे। आने वाले 6 महीने तक इस मूवी की टिकट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सभी उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को ये आदेश जारी करवाकर 14 मार्च तक मुख्यालय को रिपोर्ट करवाकर भेजना होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रोहतक के अस्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने यहां पर वार्षिक मेले के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे को बढ़ावा दिया, पंजाब की सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली पर बल दिया। ठाकुर ने कहा कि पंजाब में बीजेपी का गठबंधन हिंदू सिख एकता पर प्रतीक है। वहीं गठबंधन टूटने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी ने पंजाब में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार राज्यों में चुनाव हारती जा रही है। परिवारवाद से घिरी हुई कुछ राजनीतिक दल और जातिवाद के आधार पर जो वोट मांगते थे, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, तीनों को हराने का काम इन 4 राज्यों के चुनावों में हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कमल जो खिला है वो अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता देश और दुनिया भर में कितनी है। चारों राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद और 5 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से लोगों ने मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया है, मोदी जी की योजनाओं कार्यक्रमों का समर्थन किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि जाति धर्म से उठकर दिया समान सबसे पहले गरीब कल्याण के जो काम किए, विकास जो चहुमुखी किया और देश और दुनिया में आपदा के समय भी गरीब के दुख सुख के साथी नरेंद्र मोदी जी जो बनकर खड़े हुए, उसका चारों लोकसभाओं में बहुत बड़ा लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में मैं सह प्रभारी के रूप में काम कर रहा था। मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था में जो सुधार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार शहर को न केवल देश बल्कि विश्व के मानचित्र पर प्रमुख शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में अनेक परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनमें महाराजा अग्रसेन इंटीग्रेटेड एविएशन हब के रूप में विकसित करना सबसे प्रमुख कार्य है। इसके बाद यह मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जिससे हिसार औद्योगिक गतिविधियों में देश का प्रमुख शहर होगा। इसी प्रकार से हिसार में एलिवेटेड कॉरिडोर, हिसार दिल्ली के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर समेत आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुमारी हरियाणा के बीजेपी नेताओं के सिर पर अभी भी चढ़ी हुई है। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी की जीत वहां की जनता द्वारा डबल इंजन की सरकार पर किए गए विश्वास की जीत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ताओं की निष्ठा और उनके मन में समाज हित की भावना के कारण ही इन राज्यों में बीजेपी की सरकार फिर से आ पाई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष द्वारा बार बार फैलाए जा रहे भ्रम की सच्चाई जनता को समझ में आ गई है। जनता ने कांग्रेस, बसपा, सपा सभी दलों की सरकार देखी है, लेकिन अब जनता ने महसूस किया कि सबसे ज्यादा विकास और सबसे बेहतरीन सुशासन भाजपा ही दे सकती है, तो चारों राज्यों में एक बार फिर से भाजपा को शासन सौंपने का बहुमत दिया है।
इस सारे आंदोलन में थे, उनको कांग्रेस ने बड़े कूचे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, इस स्थिति में उनको पहुंचाया। बाद में जो आए उनका झगड़ा ही खत्म नहीं हुआ, तो दो पार्टियां सेल्फ आउट हो गई। तो फिर जो खड़ा था तीसरे नंबर पर उसको शासन मिल गया। मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता। मंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जो छोटे साहबजादे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के बलिदान को याद करते हुए और उनकी शहादत पूरे देश के लिए मोटिवेटिंग है, उस बात को मैं कहूँगा कि रेखांकित करते हुए कि जिससे हर किसी को प्रेरणा मिल सकती है, ऐसे उन दोनों साहबजादों का जो बलिदान दिवस है उसको वीर बाल दिवस जब घोषित किया, तो यहाँ हमने कुछ साथियों ने जो है इस विषय पर दायित्व सौंपा था कि भाई नीचे जाकर इस विषय पर जो है आप सब लोगों को ये विषय पहुंचाएं। और उसी के हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आगामी सीजन को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अभी से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सभी को दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए वर्तमान प्रौद्योगिकियों के अलावा नई प्रौद्योगिकी और परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने के भी आदेश दिए। मुख्य सचिव आगामी सीजन के लिए एक्स-सीटू प्रबंधन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जहां पर उन्होंने सभी को काम के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है और इस साल भी पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए अभी से कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए ग्राम स्तर पर भी कमेटियां बनाई जाएं ताकि जमीनी स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और सभी किसानों को जागरूक किया जाए। ने आगामी सीजन को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अभी से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा के अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला वासियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि अंबाला छावनी का सिविल अस्पताल दिन प्रतिदिन आधुनिक होता जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में यूएसए से आई बैक्टी अलर्ट 3D मशीन लगाई गई है। यह मशीन ब्लड कल्चर के लिए उपयोग की जाती है। अब आम जनता को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। जो भी मरीज ब्लड कल्चर का टेस्ट करवाते थे, पहले उन्हें रिपोर्ट के लिए 72 घंटे का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस मशीन से उनको महज 24 से 48 घंटे में ही अपनी रिपोर्ट मिल जाएगी। वहीं सिविल अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज सैनी ने बताया कि आने वाले 10 से 15 दिनों में इस मशीन को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आम जनता को इस मशीन का लाभ आसानी से मिल सके। हमारे यहाँ पर लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक नई मशीन इंस्टॉल की गई है जिसका नाम बैक्टी अलर्ट 3D है। ये मशीन यूएस से बनती है, यूएस से ही बनकर यहाँ पर आई है और इस मशीन का फंक्शन यह है कि ये ब्लड कल्चर के लिए यूज़ होती है। जो ब्लड कल्चर लगाने में और रिपोर्टिंग करने में पहले हमें 72 to 96 आवर्स लगते थे, वह समय ये मशीन कम कर देगी। पलवल में विदेशी निर्भरता खत्म करने की दिशा में इफ्को निर्मित नैनो यूरिया तरल का प्रयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कृषि और बागवानी सहकारी समितियों से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में अधिकारियों ने नैनो यूरिया तरल उत्पाद के बारे में जानकारी साझा की। सम्मेलन का मकसद स्वदेशी उत्पाद को जल्द से जल्द किसानों के बीच पहुंचाना है। इफ्को नैनो यूरिया तरल नैनो तकनीक पर आधारित एक अनूठा उर्वरक है, जो विश्व में पहली बार इफ्को की ओर से विकसित किया गया है और भारत सरकार ने भी इसे अप्रूव किया है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही ये इको फ्रेंडली भी है। नैनो यूरिया पर चर्चा की है हमने, भाई हम किस तरह से समितियों के माध्यम से किसान तक, कृषि विभाग के माध्यम से किसान तक कैसे कैसे पहुंचा जाए। तो हम उसकी एक योजना बना रहे हैं कि जितने हमारी पैक्स हैं, उनके सेल पॉइंट हैं, उनके जो बिक्री केंद्र हैं, उन तक हम 31 मार्च तक जो हमारी अगली फसल आएगी उसके लिए हम एडवांस स्टॉकिंग करवाएं, जिससे हमें कोई किसी तरह की
नैनो यूरिया के प्रयोग से या हमारी जो उर्वरकों की जो कमी की दिक्कत आ रही है उसको हम पूरा कर पाएँ, क्योंकि अभी हम स्टॉकिंग नहीं करेंगे तो आगे जब जून जुलाई जो स्टॉक आएंगे उस समय किसान की मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई उसमें पूरी नहीं कर सकते। उसी संदर्भ में देखिए, नैनो को लेकर कोई समस्या नहीं है। मेन जो समस्या हमारी ये है, देश के अंदर आपको पता है कि जितने भी हमारे रासायनिक खाद जो किसान प्रयोग कर रहे हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं देश जो है विदेशों के ऊपर निर्भर है। इसी चीज़ को देखते हुए नैनो ने एक नैनो यूरिया तरल जो है ये बनाया था, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देश जो है वित्तीय जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा वित्तीय फ़ायदा ये है कि देश आत्मनिर्भर इसमें बनता है, क्योंकि ये खुद इफ़को का प्रोडक्ट है, इफ़को का मेक इन इंडिया है। तो इसकी वजह से आपको यूरिया के जो है विदेशों पर जो है निर्भरता वो आपकी ख़त्म होती है या कम होती है। तो नैनो यूरिया जो है, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये एक इको फ्रेंडली है। जितना भी आप ये देखते हैं कि यूरिया जब किसान डालता है तो उसका लगभग ये मान लीजिए आप कि मुश्किल से 30 से 40% ही उसको प्रयोग होता है, बाकी जो सारा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। करनाल शहर के नगर क्षेत्र में शुक्रवार रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। बाइक सवार युवक पथराव करके फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल स्थित आवास की सुरक्षा पर शुक्रवार रात सचिन और मोनू नामक सुरक्षा कर्मी तैनात थे। देर रात करीब 11:15 बजे 2 मोटरसाइकिलों से आए 5 से 6 युवकों ने आवास पर ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मी सचिन दीवार फांदकर बाहर आया और आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना रामनगर एसएचओ किरण टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराई। शहर के अन्य थानों की पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई और शहर में नाकाबंदी की गई। पलवल में मॉक ड्रिल के दौरान डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मरीज को जिला नागरिक अस्पताल तक पहुंचाने का अभ्यास किया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिसकर्मियों को बताया कि सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में सबसे पहले घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। व्यक्ति को सीधे लेटाकर उसकी धड़कन और सांस की जांच करें। सांस न आने पर उसकी छाती को दबाएं और मुंह से सांस देने का प्रयास करें। पुलिस लाइन के बाहर सड़क से मरीज को सुरक्षित डायल 112 की गाड़ी में स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उसे भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया। जैसा मॉक ड्रिल की है, किस घटना पे की है, क्या इसका उद्देश्य है? जो आज हमने डिस्ट्रिक्ट पलवल में जो मॉक ड्रिल की है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो हमारी ERV है डायल 112 है, उनको पुनः दोबारा जो रिफ्रेश करना है। उनको जो एक्सीडेंट होता है उस पर किस प्रकार से जो इंजर्ड है उसको ले जाया जाए और फर्स्ट एड क्या दी जाए, इस बारे में हमने ये SP साहब के मार्गदर्शन में एक आज डेमो दिया था। यहाँ पे किस तरह रहा डेमो? डेमो बहुत बढ़िया रहा। जो हमारे जो ERV के जो एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं, उसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के और भी एम्प्लॉय हैं, सभी ने इसमें जो भी जिसके भी क्वेश्चन थे कि इंजर्ड को शुरुआती समय में क्या फर्स्ट एड दिया जाए, सभी का अच्छा मतलब पूछताछ रही सभी की। किस तरह के गुण सिखाए गए हैं, कितने समय में मरीज को पहुंचाना है और किस तरह उसकी हेल्प करनी है? देखिए, इसमें जो टीम आई है सिविल सर्जन की तरफ से, उन्होंने जो फर्स्ट एड है, जैसे जो हार्ट अटैक है उसके बारे में शुरुआती में फर्स्ट एड क्या दी जाए, या फिर किसी के पैर में चोट लगी है, कोई फ्रैक्चर है, उसके बारे में जल्द से जल्द जो भी फर्स्ट एड है वो सहायता देने के बाद तुरंत से।
यमुनानगर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल की देखरेख में जिले के अंदर पेट्रोलिंग और नाकाबंदी कर अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों की चेकिंग की गई। जो बिना नंबर के वाहन थे उनके असली डॉक्यूमेंट चेक कर वाहनों के चालान काटे गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरे जिले में कुल 40 नाके लगाए गए, 15 पेट्रोलिंग के साथ, जिसमें 430 पुलिस कर्मचारी और जिले के सभी डीएसपी चेकिंग के दौरान शामिल रहे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह जब भी घर से बाहर निकले तो अपने वाहन के सभी कागजात अपने साथ लेकर निकले, ताकि चेकिंग के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सर, एक यहाँ पर अभियान चलाया था, मॉकड्रिल की गई थी, क्या पूरी जानकारी देना चाहिए? देखिए, आज हमने पूरे जिले में डिस्ट्रिक्ट सीलिंग प्लान के तहत नाकाबंदी और पेट्रोलिंग करवाई है। ये जो एक्टिविटी है ये 11 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी। तो इसमें हमारा ये प्रयास है कि जितने भी संदिग्ध वाहन हैं, खासतौर पे वो मोटरसाइकिल जिनके नंबर प्लेट्स नहीं है या ट्रिपल राइडिंग लड़के कर रहे हैं, तो उनको रोका जाए, चेक किया जाए और नियमानुसार उनका चालान भी किया जाए और अगर जरूरत है तो उनको इम्पाउंड भी किया जाए। तो पूरे ज़िले में 40-80 नाके अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और 15 पेट्रोलिंग पार्टी अलग से। तो इस एक्सरसाइज में हमारे लगभग 450 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। इसमें सारे डीएसपी भी शामिल हैं, मैं खुद भी राउंड पे हूँ। ये हमारा एक प्रयास है कि जो शहर में आपराधिक घटनाएं हैं उन पर रोकथाम लगा दें। सर, जनता के नाम क्या संदेश है? जनता के नाम यही है कि आप जब भी वाहनों पे निकले तो ये ध्यान रखें कि आपके पास कागजात पूरे हो अपने वाहनों के, और डिजिटली भी आप उन पेपर्स को हमें दिखा सकते हैं। नंबर प्लेट जो है वो आपकी बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो उसको पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा, तो उसका आपका चालान होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपकी वाहन पे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो कृपया करके जल्दी से जल्दी एज पर रूल अपने जो नंबर प्लेट है वो लगवा दें। बिना हेलमेट के सड़कों पे बिल्कुल ना निकले, ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल ना करें। बढ़ रही है, उसको लेकर पेट्रोलिंग और भी बढ़ाई जा रही है। हाँ, ये उसको ध्यान में भी रखे है और थोड़ा सा जो ट्रैफिक रूल्स को लोग वायलेट करते हैं उस पर भी अंकुश लगाते हैं। सर, कहीं ना कहीं दोपहिया वाहन चोरी हो रहे हैं, तो हमने एक अभियान चलाया था वही लोग, उसका भी स्टार्टिंग हमने की है उसकी थोड़ी सी, अभी उसको। पेपर लीक मामले में एसटीएफ सोनीपत की ओर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। इसमें से एक सुशील निवासी आसन, सतीश निवासी मुरलाना, अमित लठवाल निवासी गोहाना है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि पेपर लीक मामले में अभी तक 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। एसटीएफ इंस्पेक्टर सतीश देसवाल ने मामले में विस्तार से जानकारी भी दी। ये तीनों के तीनों पेपर लीक में केस में काफ़ी लंबे समय से 5-6 महीने से वांटेड चल रहे थे, तो उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड किया। क्या इनको से पहले भी कोई मामले दर्ज है? हाँ, सुशील छोटा है, इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के और लूट के मुकदमे दर्ज हैं पहले, और इस मुकदमे में भी ये वांछित था। तो ये इनका जो मुख्य काम यही है कि ये भी जो है ना, जो मैन गिरोह के साथी हैं उनके साथ लैब में पार्टनर हैं, और सुशील छोटा और जो सतीश लठवाड़ है इसके नाम से खुद की लैब भी इनके नाम से ही है, और इन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे बच्चों की परीक्षा क्लियर करवा के गलत तरीके से रिमोट एक्सेस दे के या पेपर टाइम में स्क्रीन की फ़ोटो खींच के पर्ची का सिस्टम करके कई तरीके अपना कर सीटिंग चेंज करके बाहर सोल्वर टीम बिठा के उससे सोल्व करवा के कई तरीके से इन्होंने जो है ना बच्चों को नौकरी लगवाई है। और
अंबाला शहर नगर निगम में कार्यरत पटवारी पर नशे में ड्यूटी पर आने के आरोप हैं। शिकायत मिलने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी पटवारी को बचाने के लिए अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के आदेशों के बाद भी टीएमसी ने पटवारी का मेडिकल करवाने के आदेश तो दिए, लेकिन पटवारी को लेकर अस्पताल पहुंची एमई ने अस्पताल में मेडिकल के नाम पर केवल खानापूर्ति की। देखिए, मेरी नॉलेज में भी आया है, मुझे पता चला इस बारे में, तो मैंने डीएमसी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि उसका मेडिकल टेस्ट कराएं और जो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ वो करवाई जाए। ऐसा मेरी नॉलेज में आप लोगों ने ही लाया था, पटवारी को बुलाया था, मेडिकल के लिए भेज दिया। कोई रिपोर्ट आएगी तो बताएंगे। फतेहाबाद के भूना में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के तीनों गोदामों की जांच की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर इंद्र सिंह और जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक लेखराज की टीम ने फूड सप्लाई के गोदाम से गेहूं के कट्टों की जांच की तो 11,118 बैग कम पाए गए, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया। मामला है सर, ये हमारे जो भुना है वहाँ पर गोदाम में सीएम फ्लाइंग व फूड सप्लाई की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से उनको चेक किया गया। जो गेहूं के कट्टों में वो काफ़ी मात्रा में अनियमितता पाई गई है, जिसकी रिपोर्ट उन द्वारा हमारे थाना भुना में दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो राजेंद्र शर्मा नामक जो फूड सप्लाई में इंस्पेक्टर है उसके चार्ज में है ये, जिस पर उसके खिलाफ धारा 409 IPC का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है शीघ्र ही। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।